Greetings 12th class political science students, welcome back to our channel. Today we are going to do fourth part of the chapter India's external relation. In last class basically we have discussed what was Indian point of view regarding two military camps of the world at that particular time, or you can say at the time of Cold War era. We have also understood why did we adopt that particular policy and what were the consequences of that. We were also able to understand that India was able to get a lot of benefits from that particular policy, right? So today we are going to study what else was also happening. एक तरफ तो blocks बने हुए थे, but in rest of the part also of the world ना some things were happening, right? So which of the things they were happening in the world we will discuss in today's video basically, right? And what was the impact there, and what was Indian point of view regarding other countries, right? So let us start today. Firstly we will discuss Afro-Asian unity. मतलब अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है, एशियन जो कॉन्टिनेंट है, एशिया जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, उसकी यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो येट गिवन इट्स साइज, लोकेशन एंड पावर पोटेंशियल, नेहरू envisaged a major role for India in world affair and especially in Asian affairs. ये चीज़ तो देखो हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस की थी कि हमारे पास ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्स नहीं था, ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन हम लोगों ने हासिल नहीं की थी, बट इवन देन वी वर एबल टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ होल ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया बिकेम द सेंटर, है ना. वी वर एबल टू शो टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट यस इंडिया इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग हियर, है ना, कि कोई हमारी भी कंट्री है, एक ऐसी कंट्री भी जो एग्जिस्ट कर रही है वर्ल्ड में, है ना. एंड वी डिड नॉट शो द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया, बट वी ऑल्सो प्रोवाइडेड आ चांस, आ पाथ टू ऑल अदर कंट्रीज ऑल्सो, ऑल डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो, दोज हु वर नॉट इन द पोजिशन टू ज्वाइन एनी ऑफ द ब्लॉक, है ना. तो हमारी कंट्री, आप नेहरू का रोल कंसिडर कर सकते हो कितना इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, राइट. हिज एरा वाज मार्क्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स बिटवीन एशिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका. और उनका जो टाइम पीरियड है ना, उनका जो एरा है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि बड़ा एरा है, हम लोगों ने इसी चैप्टर में डिस्कस किया था कि कंटिन्यूअसली वी आर रीडिंग 4 चैप्टर, बट इन एवरी चैप्टर वी आर रीडिंग समथिंग अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट. और हमने पढ़ा था ना वॉज या सुपरमैन, है ना. तो इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उनका जो एरा है उसको किसकी वजह से मार्क करते हैं कि उन्होंने कॉन्टेक्ट्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश की. इंडिया किस किस के साथ, कि इंडिया किस किस के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा, न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट इन एशिया एंड अफ्रीका. क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था ना बेसिकली 1950s वाला टाइम पीरियड, इसमें बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंस गेन कर रही थी. तो हम लोगों ने क्या कोशिश की, हम लोगों ने कोशिश की कि हम लिंक्स बनाएंगे किस किस के साथ, एशिया और अफ्रीका न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज के साथ. और नेहरू के टाइम पीरियड को इसीलिए याद भी किया जाता है, दैट इज फेमस फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट. थ्रू आउट द 1940s एंड 1950s नेहरू हैड बीन एन आर्डेंट एडवोकेट ऑफ एशियन यूनिटी. क्योंकि वो किसके एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे कि एशिया में ना यूनिटी होनी चाहिए. क्यों यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि एशिया क्या है, एशिया एक ऐसा सेंटर है जिसका कोलोनाइजेशन बहुत लार्ज स्केल पे हुआ था, राइट. तो इसीलिए अब क्या करना चाहिए, इन एशियन कंट्रीज को यूनिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए. अंडर हिज लीडरशिप इंडिया कन्वेन द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947. इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इंडिया की लीडरशिप में, उसी लीडरशिप में मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में हम लोगों ने क्या किया, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस मार्च 1947 हम लोगों ने हेल्ड की. उसके बाद 5 months अहेड ऑफ अटेंडिंग द इंडिपेंडेंस, इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट्स फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम द डच colonial regime by convening an international conference in 1949 to support its freedom struggle. मतलब देखो हम लोगों ने अभी अभी इंडिपेंडेंस गेन की है, राइट. लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या किया कि जो कंट्रीज है ना जो ट्राई कर रही है इंडिपेंडेंस गेन करने की, अब हम उनके लिए आवाज उठा रहे हैं ऑन इंटरनेशनल लेवल, राइट. तो मतलब नाउ इंडिया वाज बिकमिंग द लीडर ऑफ ऑल दोज कंट्रीज हु वर ट्राइंग टू मेक इटसेल्फ फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कोलोनाइजेशन,
राइट तो यहाँ पे आप लोगों ने भी क्या देखा कि जब 1949 की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई तो हम लोगों ने वहां पे ना इंडोनेशिया के फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट किया, उसके रिगार्डिंग अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड करवाए, राइट और क्यों क्या सपोर्ट किया, जो उनका फ्रीडम स्ट्रगल था। एंड व्हाई वी वर डूइंग दिस, बिकॉज इंडिया वाज वेरी मच अवेयर अबाउट द पेन ऑफ colonization and we were very much aware that what is the condition of that colony which is controlled by any particular that country which is exploiting them। तो हम लोगों को ये चीजें बड़ी अच्छे से पता थी, इसलिए अब हम उन सारी की सारी कंट्रीज के लिए कहीं ना कहीं वॉइस अराइज कर रहे थे कि वो अभी सब क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और इसीलिए जब इंडोनेशिया अपने फ्रीडम स्ट्रगल के रिगार्डिंग डिमांड कर रहा था तो हम लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया था 1949 में। समझ आया? और इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया, जो अपार्थाइड सिस्टम था साउथ अफ्रीका का, राइट इसके अलावा फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया वाज अ स्टोन सपोर्टर ऑफ द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस एंड फॉर्मली अपोज्ड रेसिज्म। पढ़ा होगा आप लोगों ने रेसिज्म, स्पेशली अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। जो इसके अलावा एक तो हम लोगों ने क्या किया, इंडोनेशिया को सपोर्ट किया, क्योंकि इंडोनेशिया क्या ट्राई कर रहा था, फ्रीडम गेन करने की कोशिश कर रहा था, राइट और उसके साथ साथ जो और वर्ल्ड का सिनेरियो था, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा नेल्सन मंडेला के बारे में, है ना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अफ्रीका में क्या सिस्टम था, रेसिज्म था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, अपार्थाइड सिस्टम था, जिसमें क्या होता था, ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर ओनली and they had to tolerate a lot of discrimination in their own country after being in majority also, because the white people have control all of the structure of the country and that's why the people, black people you can say, they were completely excluded from all of the system of the country। और इसीलिए हमारी कंट्री में क्या हुआ, हमारी कंट्री को ये सारी चीजें ऑलरेडी पता थी कि कोलोनाइजेशन का इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। तो इसीलिए जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल गई तो हम क्या बन गए, अब हम कहीं ना कहीं गाइड बन गए हैं कि हम पाथ शो कर सकते हैं। अब हम दूसरी कंट्रीज को ये बता सकते हैं दैट हाउ कैन वी अटेन इंडिपेंडेंस, राइट। तो इसीलिए अब वर्ल्ड में जहां कहीं भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जहां कहीं भी कोलोनाइजेशन कहीं ना कहीं शुरू हो रहा है या फिर शुरू हो गया था या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वी वर लीडिंग ऑल दोज कंट्रीज। और इसीलिए जहां भी हमें वर्ल्ड में एग्जाम्पल्स मिल रहे थे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के, तो इंडिया वाज अराइजिंग द वॉइस अगेंस्ट इट, राइट। इंडोनेशिया यू हैव सीन। तो और इसके साथ साथ जो अफ्रीका का कंटेक्स्ट था जहां पर रेसिज्म था, हमने उसको भी क्या किया था, बहुत लार्ज स्केल पे क्रिटिसाइज किया था। गॉट इट। द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द इंडोनेशियन सिटी ऑफ बांडुंग इन 1955, commonly known as the Bandung Conference, marked the zenith of India's engagement with the newly independent Asian and African nation। तो ये जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी बांडुंग की कॉन्फ्रेंस, इसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या किया था, इसने इंडिया को शो कर दिया, इंडिया की एंगेजमेंट को शो कर दिया कि वो न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन और अफ्रीकन कंट्री के लिए वर्क कर रहा है। मतलब इंडिया कहीं ना कहीं बहुत एंथुजियास्टिकली ऐसी कंट्रीज के लिए वर्क करना चाह रहा है जो न्यूली इंडिपेंडेंट है या जो इंडिपेंडेंस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइन। द बांडुंग कॉन्फ्रेंस लेटर लेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेम, और यही वो प्लेस था जहां से इसको हमें क्या मिल गया, हमको पाथ मिल गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट करने का। और नेम यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फाइन। अब उसके अलावा द फर्स्ट समिट ऑफ नेम वाज हेल्ड इन बेलग्रेड। फर्स्ट समिट कहां पर हुई, बेलग्रेड में हुई। और कब हुई, इन 1961। याद रखना सितंबर 1961 दैट वाज द ईयर जब हम लोगों ने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की थी नेम की। नेहरू वाज अ को फाउंडर ऑफ द नेम, है ना, हमने अभी पढ़ा, देखो इन द स्टार्टिंग पेज ऑफ द चैप्टर यू हैव सीन दिस पिक्चर ना। और ये पिक्चर में आपको ये यहां पर जो लीडर्स के नेम गिवन है, नेहरू, नरमुक, कर्नल नासिर, है ना, सुकर्नो, मार्शल टिटो, ये सारे के सारे लीडर्स क्या हैं, ये सारे के सारे लीडर्स वही लीडर्स हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसमें, नेम की फॉर्मेशन में। और नेहरू उसके को फाउंडर थे, राइट। तो ये था हमारी कंट्री का सिनेरियो रिगार्डिंग एफ्रो एशियन यूनिटी। मतलब इंडिया ने सिर्फ अपने इंडिपेंडेंस के लिए वर्क नहीं किया, है ना। देखो ऑलरेडी हमें क्या बोला जाता है, विश्वगुरु बोला जाता है ना। तो इंडिया ने हमेशा क्या किया है, इंडिया हैज ट्राई टू शो अ पाथ टू ईच एंड एवरी कंट्री। अब क्योंकि हम लोग उस चीज को फेस कर चुके हैं एंड वी हैड गॉट इंडिपेंडेंस,
तो अब जो भी कंट्रीज इंडिपेंडेंस गेन करने की कोशिश कर रही थी, वी वर ट्राइंग टू शो देम पाथ कि ये पाथ हो सकता है, यू कैन फॉलो इट. Along with that, we have also given them a new choice in the Cold War era also कि हम ऐसे खुद को ना सेपरेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नो नीड टू बी अ पार्ट ऑफ एनी बिग मिलिट्री अलायंस. आप खुद की भी अपनी आइडेंटिफिकेशन बना सकते हो, राइट. सो ये सारी चीजें क्या शो कर रही हैं कि इंडिया की जो पोजीशन थी, व्हाट वाज दैट, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इन द कंटेम्प्रेरी एशिया एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. फाइन. अब रीड करेंगे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद चाइना. अब जो हमारा एक पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारे आज तक कन्फ्लिक्ट चलते आ रहे हैं, दैट इज चाइना, है ना. तो उसके साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे थे, लेकिन क्या हमारे स्टार्टिंग से रिलेशनशिप खराब थे? नो. क्योंकि जब देखो चाइना एक टाइप से ना, चाइना में क्या बनता है, कम्युनिस्ट चाइना बनता है 1949 में जाके, चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद, है ना. तो उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी वर्ल्ड लेवल पे. तो इंडिया ना उन फर्स्ट कंट्रीज में से था जिन्होंने चाइना को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करवाई थी, एक्सेप्टेंस दी थी. और यही नहीं, एज यू ऑल नो कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, यूएनओ में परमानेंट मेंबरशिप होती है ना, जिनके पास वीटो पावर होती है. तो जब चाइना को वीटो पावर मिल रही थी तो इंडिया वाज द कंट्री जिन्होंने उसको बहुत लार्ज स्केल पे सपोर्ट किया था. बट आज जब इंडिया की टर्न आती है ना कि हमें भी परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, इंडिया शुड ऑल्सो गेट वीटो पावर, तो उस बारे में जो सबसे पहले वीटो करने वाली कंट्री होती है दैट इज चाइना. मतलब जिसको हमने इतनी ज्यादा हेल्प की, नाउ दैट इज यू कैन से ब्लॉकिंग आवर पाथ, राइट. सो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, व्हाट वर दे? Unlike its relationship with Pakistan, Free India began its relationship with China on a very friendly note. यानी देखो पाकिस्तान के साथ तो सबको पता है, पाकिस्तान के साथ पोजीशन क्या थी, पाकिस्तान हमारा पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान बना, तो वी कांट एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, राइट. बट पाकिस्तान के साथ साथ क्या चाइना के साथ भी हमारे रिलेशनशिप खराब थे? दैट वॉज नॉट देयर. क्योंकि चाइना के साथ जो हमारे रिलेशनशिप थे वो बड़े फ्रेंडली रिलेशनशिप शुरू हुए थे, राइट. सो आफ्टर द चाइनीज रेवोल्यूशन इन 1949, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. यानी कि जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनती है ना चाइना में, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होती है, माओ का नेम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है कभी? तो उनकी लीडरशिप में ना चाइना में रेवोल्यूशन होती है. वो कौन सी रेवोल्यूशन थी? कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन. अब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है बेसिकली? आप लोगों ने देखो रशिया की आइडियोलॉजी बड़ी सोशलिस्ट है ना. तो कम्युनिज्म में क्या डिफरेंस होता है? देखो सोशलिज्म की जब आप बात करते हो ना तो वहां पे स्टेट का कंट्रोल तो होता है, बट इसकी जो बेसिक आइडियोलॉजी वो क्या होती है, दैट पीपल विल गेट वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड दे विल गेट वेजेस अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. ये होता है सोशलिज्म में. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो वर्क दिया जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? आपकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग. ऐसा नहीं है कि आपके अंदर क्वालिटी है कि आप बड़े अच्छे सिंगर हो तो आपको जबरदस्ती आपको एग्रीकल्चर में डाला जाएगा, वो नहीं होगा. मतलब यू विल बी गेटिंग द वर्क अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटीज, और आपको वेजेस कैसे मिलेंगे? जितना आपका कैलिबर है, जितनी आपकी क्वालिटीज है, राइट. बट जो कम्युनिज्म होता है ना बेसिकली, उसमें क्या डिफरेंस हो जाता है कि आपको वर्क तो मिलेगा आपकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, आपकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग. मतलब पीपल गेट वर्क अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज, बट जो वेजेस और सैलरीज होती हैं वो किसके अकॉर्डिंग होती है? अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. मतलब जितनी आपकी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वेजेस मिलती हैं. ये होता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, जिसमें स्टेट का एक्सट्रीम कंट्रोल हो जाता है कि स्टेट की चॉइस के बिना पीपल कुछ कर ही नहीं सकते हैं. वो होता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी. और चाइना इसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था, और यही रेवोल्यूशन होती है चाइना में, जब 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो जाती है, राइट. ओके. अब देखो यहां पे क्या हुआ कि जब चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुई तो क्या था, इंडिया उस आइडियोलॉजी को और चाइना को रिकॉग्निशन देने वाली फर्स्ट कंट्री बन गया, राइट. अब नेहरू ने क्या फील किया? नेहरू फेल्ट स्ट्रांगली फॉर दिस नेबर दैट वाज कमिंग आउट ऑफ द शैडो ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन एंड हेल्प द न्यू गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल फोरा. अब नेहरू ने देखो हम क्या कर रहे थे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ना कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसी स्ट्रांग पोजीशन नहीं है. बट इवन देन ऑन वर्ल्ड लेवल व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो कि हमारे पास जैसे बहुत कुछ है, राइट. तो हम वही क्या कर रहे हैं कि हम स्ट्रांगली ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है
हमने क्या फील किया कि हमारी जो कंट्री है ना, हमारी जो नेबर कंट्री है चाइना, वो अभी भी वेस्टर्न डोमिनेशन की शेडो से बाहर आई है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमने उसकी हेल्प करनी है, जो न्यू गवर्नमेंट वहां पे बनी है, बिकॉज चाइना इज अर नेबर, और अगर नेबर है तो हमें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, बिकॉज इंडिया ऑलवेज हैव बिलीव एंड फेथ इन द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसलिए हमारे लीडर्स का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें हेल्प करनी पड़ेगी, जो न्यू गवर्नमेंट बन रही है इंटरनेशनल फोरम में, उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, राइट। सो सम ऑफ हिज कलीग्स लाइक वल्लभ भाई पटेल वर वरीड अबाउट अ पॉसिबल चाइनीज एग्रेशन इन फ्यूचर। लेकिन देखो कुछ लीडर्स थे जो फार विजनरी थे, ऑल्दो वी आर ऑल्सो सेइंग दैट नेहरू इज ऑल्सो फार विजनरी, बट उन्होंने क्या सोचा कि हम चाइना की हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ लीडर्स थे जैसे वल्लभ भाई पटेल, वो किसके बारे में वरीड थे, चाइना के एग्रेशन के बारे में, कि फ्यूचर में कहीं ना चाइना जो है एग्रेशन में आएगा ही आएगा, वो इस चीज के बारे में टेंशन में थे। बट फिर क्या हुआ, नेहरू थॉट इट वाज एक्सीडिंगली अनलाइकली दैट इंडिया विल फेस एन अटैक फ्रॉम चाइना। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों की जो पॉलिसी है ना कहीं कि हम पीसफुल चीजों में बिलीव करते हैं, और वही कहीं ना कहीं चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए हार्मफुल हो गई। क्योंकि हम लोगों ने देखो, जब वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनती है वहां पे, उसको रिकॉग्निशन देने में हम लोग फर्स्ट स्टेट बन गए, है ना, उसकी हेल्प हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि नेहरू को क्या लगा कि हमारा नेबर है तो वी शुड हेल्प इट। बट सम ऑफ द लीडर्स दे वर हैविंग अ फियर दैट कि चाइना के साथ जो हमारी फ्रेंडशिप है ना, वो हमें क्या करेगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालेगी बिकॉज ऑफ द एग्रेशन पॉलिसी ऑफ चाइना। लेकिन नेहरू ने क्या किया, नेहरू ने सोचा कि कभी ऐसा होगा ही नहीं, उनके दिमाग में आया ही नहीं कि कभी चाइना भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, राइट। और देखो, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द चाइनीज बॉर्डर वाज गार्डेड बाय पैरामिलिट्री फोर्सेस, नॉट द आर्मी। मतलब हमने आर्मी भी वहां पे कहीं ना कहीं तैनात नहीं की, आर्मी की भी वहां पे पोस्टिंग नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये लग रहा था कि चाइना जो है ना, चाइना इज आवर ब्रदर, लाइक अ बिग ब्रदर, तो वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, वहां पे हमने सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई, आर्मी वहां पे अपॉइंट की ही नहीं। और ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की क्या होगी, बाद में जाके बहुत बड़ी भूल भी प्रूव हो जाएगी, राइट। उसके बाद हम लोगों ने देखो क्या किया, द जॉइंट एनुंशिएशन ऑफ पंचशील। अब देखो पंचशील बेसिकली क्या था, देखो पंच मतलब 5, पंचशील मतलब 5 प्रिंसिपल्स, राइट। द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड चाइनीज, जो चाइना में कौन थे उस टाइम पे, चाइना प्रीमियर जो एनलाय ऑन 29th of April 1954। अब देखो 1954 29th of April, इस डेट को याद रखना। क्या था ये, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए हम लोगों ने क्या साइन किया था, पंचशील अग्रीमेंट साइन किया था। और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, दैट वाज अ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, इंडिया एंड चाइनीज, है ना। चाइनीज लीडर विजिटेड ईच अदर कंट्रीज एंड वर ग्रीटेड बाय लार्ज एंड फ्रेंडली क्राउड्स। देखो हम लोगों ने क्या फील किया, इंडिया की पॉलिसी तो क्या थी कि चाइना हमारा नेबर है तो इट विल बी वर्किंग जस्ट लाइक अ बिग ब्रदर, राइट। हमारे दिमाग में क्या चल रहा था कि हमारे ऊपर अटैक भी नहीं करेगा, इसलिए हम लोगों ने अपनी बाउंड्रीज में भी आर्मी तक भी वहां पे कहीं ना कहीं अपॉइंट नहीं की, है ना। और क्योंकि हमारी पॉलिसी क्या है, जियो और जीने दो, इसी पर तो हम हमेशा बिलीव करते आए हैं, राइट। तो वो सेम पॉलिसी हम लोगों ने क्या सोचा कि वाई शुड नॉट बी अडॉप्ट इट विद चाइना। क्योंकि देखो एक चाणक्य ने, कौटिल्य ने बहुत अच्छी बात बोली है कि आप अपने ना एनिमी को चेंज कर सकते हो, बट आप अपने नेबर को चेंज नहीं कर सकते, एंड दैट इज वेरी राइट थिंग ऑल्सो। इसीलिए अगर आपके कहीं ना कहीं नेबर से रिलेशन खराब हो जाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं डेंजरस चीज हो जाती है, क्योंकि आप नेबर को तो चेंज कर ही नहीं सकते, राइट। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसीलिए हम लोगों ने पंचशील अग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ, चाइना के साथ, राइट। और पंचशील अग्रीमेंट हम लोगों ने कब साइन किया, 1954 में, ताकि हम एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बना सके दोनों की दोनों कंट्रीज के बीच में। और उस टाइम पे तो देखो क्या किया हम लोगों ने, दोनों जब पंचशील अग्रीमेंट हुआ तो दोनों ने एक दूसरे की कंट्रीज में ट्रैवल भी की। हमारे लीडर्स चाइना में गए, चाइनीज लीडर हमारी कंट्री में आए, और दोनों ने एक दूसरे को ना बड़े वार्म वेलकम भी दिया। तो कहीं ना कहीं यहां तक चीजें कैसी चल रही हैं, यहां तक चीजें चल रही हैं बड़ी अच्छे से, राइट। सो यहां तक आई होप आपको क्लियर हुआ है। अब देखो यहां इस साइड में आपको क्या गिवन है, अ कंट्री विदाउट मटेरियल, मैन और मनी
the three means of power is now fast coming to be recognized as the biggest moral power in the civilized world. Her world listen to with respect in the council of the great. यानी कि देखो हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं, इस टाइम पे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, है ना. मैंने आप लोगों को क्या बताया, यही सिनेरियो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी कंट्री उस टाइम पे कैसी थी जिसके पास इतने ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है ना. ग्रेन्स के मामले में भी हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, राइट. इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कोई बड़ा वर्क हम लोगों ने नहीं किया, बट इवन देन हम लोगों ने फिर भी क्या कर दिया, बिकॉज ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसीज, वो हमने क्या कर दिया, वर्ल्ड में हम लोगों ने शो कर दिया कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं. और यही लेटर में वर्ड्स लिखे हुए हैं कि एक ऐसी कंट्री जिसके पास ना इतना ज्यादा मटेरियल है, ना इतने मैन और मनी पावर है, राइट. बट इवन देन हम किस में रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं, एज द बिगेस्ट मॉरल पावर इन द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, है ना, बिकॉज ऑफ दी पॉलिसी, स्पेशली बिकॉज ऑफ दी नैम पॉलिसी. हम वर्ल्ड में एक क्या कर रहे हैं, हम वर्ल्ड में एक बहुत बड़े सिविलाइज्ड वर्ल्ड की फॉर्म में खुद को एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं. और उसके वर्ड को, आज इंडिया के वर्ड्स को कैसे सुना जाता है, विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट. मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीज उसके नेम को सुन रही हैं. क्यों सुन रही है, उसके आइडियाज को सुन रही है, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि ये जो कंट्री है इसमें पोटेंशियल है कहीं ना कहीं. एंड टुडे इन टुडेज टाइम ऑल्सो वी आर एबल टू सी कि उसका इम्पैक्ट हमें दिख रहा है ना. वर्ल्ड की बहुत बड़ी इकोनॉमी में अब हम लोग इंक्लूड भी हो रहे हैं, राइट. तो मतलब कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग से हमारी पॉलिसीज रही हैं, दे हैव प्रोवाइडेड लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू आवर कंट्री, राइट. सो आज हम लोगों ने जो बेसिकली डिस्कस किया वो क्या था, एफ्रो एशियन यूनिटी की जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हो रही थी या फिर जो कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट में वॉइस राइज कर रही थी, उन कंट्रीज के रिगार्डिंग हमारी कंट्री की पॉलिसी क्या थी. और फिर जो हमारी नेबर्स थे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन ऑलरेडी खराब हो चुके थे, दैट्स व्हाई व्हाट वी वर ट्राइंग टू मेक अ कोऑर्डिनेशन, वी वर ट्राइंग टू मेक गुड रिलेशन विद चाइना, राइट. इसलिए हम लोग पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में बिलीव कर रहे थे. एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ आवर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पंचशील एग्रीमेंट. पंचशील जिसमें 5 प्रिंसिपल्स हम लोगों ने कहीं ना कहीं उस पर साइन किए थे कि हम एक दूसरे की टेरिटरी को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करवाएंगे, एक दूसरे की टेरिटरीज पर अटैक नहीं करेंगे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एक्सेप्ट करेंगे. इस टाइप के कुछ 5 प्रिंसिपल्स थे, राइट. मतलब हम लोगों ने क्या किया, एक टाइप से कहीं ना कहीं एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया. लेकिन यहां भी बाद में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चाइना फिर अपने पंचशील एग्रीमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक डाउन करके हमारे ऊपर अटैक कर देगा इन 1962, राइट. सो आई होप यहां तक आप लोगों को चैप्टर का सब कुछ क्लियर है, right. Whatever we have discussed in the chapter, every word is completely clear to all of you, and you are able to understand, you are able to frame a picture in your mind that what was happening in our country at that particular time period, and you are also able to understand the all of the policies of our country and the reasons behind the increasing power of our country, कि ना कुछ होते हुए भी हम लोगों ने इतना वर्ल्ड लेवल पे खुद को इतने स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर दिया, right. So I hope every word till here is completely clear to all of you, but if you are having any kind of doubts and query, you can ask your doubts in comment section. From next part we will discuss basically all these things, what was the position of Tibet and all these things जो आपको न्यूज़पेपर की कटिंग्स given है, these things we will discuss in next part, okay. Till then keep learning, keep revising, okay, and stay connected. Thank you, thanks a lot.